हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की फिजिक्स की सेकेंड बुक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप सभी को पता है कई दिन हो गए क्लासेस आपकी नहीं चल रही, ना तो मैथ्स की चल पा रही है और ना ही फिजिक्स की चल पा रही है। रीजन भी आप सभी को पता है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, जिस वजह से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था कि खड़े होकर मैं वीडियो भी शूट कर दूं, और इसी चक्कर में बच्चा वीडियो नहीं शूट हो पा रही थी। और रही बात आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो जो फर्स्ट बुक है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको पहले से ही प्रोवाइड करा चुकी हूँ। सेकेंड बुक है आपकी इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और बुक यहाँ पर अभी तक भी नहीं आई है। सेकेंड पेपर तो अभी तक नहीं आया कृष्णा पब्लिकेशन का, क्योंकि आपको पता है मेनली सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए कराते हैं और यहाँ पर अभी थर्ड सेमेस्टर के ही एग्जाम्स नहीं हुए, तो इस वजह से बुक वगैरह मिलनी मुश्किल हो पा रही थी। बाकी फिर भी जो सेकंड बुक है आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपकी 4 यूनिट्स हैं, जो कि फर्स्ट है ट्रांजिस्टर बायसिंग, सेकंड है इसमें आपकी एम्पलीफायर्स, जो कि मैंने आपको दोनों यूनिट कंप्लीट करा दिए। थर्ड है इसमें फीडबैक एम्पलीफायर्स। तो फीडबैक एम्पलीफायर की कुछ वीडियो शूट हो गई, थोड़ी सी रह रही है, तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा नहीं तो एक यूनिट या फिर उसमें से हाफ यूनिट तो मैं आपको आज ही कवर करा दूंगी इस वाले की, ठीक है। और बाकी जो बची हुई यूनिट रहेगी थर्ड वाली और फोर्थ यूनिट आपकी इसमें फाइबर ऑप्टिक्स, इन सभी के चारों यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। जो आपको मैंने सब्जेक्टिव में करा दिया वो उसकी तो आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। बाकी जो दोनों यूनिट्स बाद की बची हुई है, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट्स, यानी कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट है वैल्यू ऑफ आईसी एंड वीसीई व्हेन सिग्नल इज अप्लाइड, जब सिग्नल अप्लाई किया जाता है तब आईसी और वीसीई की वैल्यू नहीं जी। सेकंड है द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल, ये भी नहीं। थर्ड है जीरो सिग्नल वैल्यूज ऑफ आईसी एंड वीसीई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो कलेक्टर करंट होती है और जो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज होती है उसकी जीरो सिग्नल वैल्यू को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है कौन, ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डीसी एंड एसी लोड लाइन रिप्रेजेंट्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, पहले बच्चा हम फर्स्ट के करेंगे, फिर सेकंड के, फिर थर्ड के और फिर फोर्थ यूनिट के, इस टाइप से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चलते रहेंगे, ठीक है। तो सेकंड है इसमें द पॉइंट ऑफ, ये चले हमारी फर्स्ट यूनिट जो है ट्रांजिस्टर बायसिंग वाली, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डीसी और एसी लोड लाइन का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेटिंग पॉइंट, करंट गेन, वोल्टेज गेन या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा इन्होंने कि डीसी और एसी जो लोड लाइन है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑपरेटिंग पॉइंट को। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कलेक्टर शुड हैव, यानी कि प्रॉपर ऑपरेशन के लिए, ट्रांजिस्टर के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए जो कलेक्टर है उसको क्या रखना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर फॉरवर्ड बायस, सेकेंड प्रॉपर रिवर्स बायस, सी है वेरी स्मॉल साइज या नन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है कलेक्टर को क्या रखना है, प्रॉपर रिवर्स बायस रखना है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बायसिंग इज जनरली प्रोवाइडेड बाय, जो ट्रांजिस्टर बायसिंग है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको कई बार कई सारी यूनिवर्सिटीज में पूछा जा चुका है मोस्टली, कि जो ट्रांजिस्टर बायसिंग है वो जनरली किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट है बायसिंग सर्किट, सेकंड है बायस बैटरी, सी है डायोड या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना जो ट्रांजिस्टर बायसिंग है वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, बायसिंग सर्किट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ HIE पैरामीटर इज, यानी कि जो HIE पैरामीटर है इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी ओम। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ओम, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो मो होगी, ना फेराडे होगी, ना फिर नन ऑफ द अबव होगी, क्या होगी, ओम होगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, द पैरामीटर HIB स्टैंड्स फॉर इनपुट इम्पिडेंस इन, यानी कि जो पैरामीटर है HIB ये इनपुट इम्पिडेंस के लिए स्टैंड करता है किसमें। फर्स्ट ऑप्शन है CB
अरेंजमेंट विद आउटपुट शॉर्टेड यानी कि कॉमन बेस अरेंजमेंट विद आउटपुट शॉर्टेड, सेकेंड है कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट विद आउटपुट शॉर्टेड, सी है कॉमन इमिटर अरेंजमेंट विद आउटपुट शॉर्टेड, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, द सीई अरेंजमेंट द आउटपुट एडमिटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि सीई जो कॉमन इमिटर अरेंजमेंट होता है उसमें जो आउटपुट एडमिटेंस है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो आपको याद रखना है HOE, क्योंकि आउटपुट एडमिटेंस की बात कर रहे हैं तो आउटपुट के लिए O का यूज करते हैं, तो HOE जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी वो क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉमन बेस एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड द आउटपुट वोल्टेज इज, यानी कि कॉमन बेस एम्पलीफायर में जो फेज डिफरेंस होगा किसके बीच में, इनपुट सिग्नल वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में, वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक बात का ध्यान रखना बच्चों कि इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि मैंने आपको थ्योरी में नहीं कराए हैं, क्योंकि थ्योरी में वो क्वेश्चंस जो हैं उस टाइप से पूछे नहीं जाते हैं। मोस्टली कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके मतलब कुछ पॉइंट्स भी आप ये मान के चल सकते हो, टॉपिक्स भी, कि जो आपके थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते बट ऑब्जेक्टिव के लिए हो जाते हैं। तो इन वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने वो हर एक क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, एक बार मैं करा रही हूँ, अब आपका रिवीजन हो जाएगा, एक बार आप खुद पढ़ के देख लेना, एक बार मॉर्निंग में पढ़ लोगे तो हो जाएगा कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इन अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड द आउटपुट वोल्टेज इज। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि कॉमन बेस एम्पलीफायर में जो इनपुट सिग्नल वोल्टेज होती है, जो आउटपुट वोल्टेज होती है, उसके बीच फेज डिफरेंस कितना था, 0 डिग्री था। बट अब बात करें हम सीई एम्पलीफायर की, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में जो फेज डिफरेंस होगा इनपुट सिग्नल वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का, वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यानी कि 180 डिग्री। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। याद रखोगे आप, कॉमन बेस एम्पलीफायर के लिए 0 डिग्री और कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के लिए 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर ट्रांजिस्टर बायसिंग इज। ये मैंने आपको डेफिनेशन कराई हुई है कि स्टेबिलिटी फैक्टर जो है ट्रांजिस्टर बायसिंग के लिए वो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर लीकेज करंट। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही जो है वो सही है कि जो रेट ऑफ चेंज होता है किसका, कलेक्टर करंट का, किसके रिस्पेक्ट में, कलेक्टर लीकेज करंट के रिस्पेक्ट में, वही हमारा क्या कहलाता है, स्टेबिलिटी फैक्टर कहलाता है। ये मैंने आपको डेफिनेशन इसकी लिखाई हुई है और प्रॉपर फॉर्मूला भी आपको लिखाया हुआ है, पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ सिंगल स्टेज सीई एम्पलीफायर इज, यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज होगी किसके, सिंगल स्टेज सीई एम्पलीफायर के लिए वो क्या होगी, एम्पलीफाइड। बी ऑप्शन है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट, सी है ए एंड बी बोथ, डी है नन ऑफ द अबव। यानी कि जो सिंगल स्टेज सीई एम्पलीफायर है उसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होती है, एम्पलीफाइड भी होती है और 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट, इनपुट के साथ में क्या रखती है, आउट ऑफ फेज होती है कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बोथ ए एंड बी वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे उसके आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन नो एसी इनपुट सिग्नल्स आर कनेक्टेड टू सी ट्रांजिस्टर लोड लाइन कैन बी प्लॉटेड, यानी कि यदि कोई भी जो एसी इनपुट सिग्नल है वो कनेक्ट नहीं हो किससे, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर से, तो उस कंडीशन में जो लोड लाइन प्लॉट की जाएगी वो क्या होगी। फर्स्ट है VCE वेज VCC, यानी कि किनके बीच में जो हमारी लोड लाइन है वो प्लॉट जो की जाएंगी वो किसके बीच में की जाएंगी, जो हमारी कॉमन इमिटर वोल्टेज है, कॉमन कलेक्टर वोल्टेज है, इनके बीच में, कॉमन इमिटर वोल्टेज वेज वोल्टेज इमीटर जो है उसके बीच में, या फिर VCE वेज IB, यानी कि IB क्या है यहाँ पे, बेस करंट, और VCE क्या है यहाँ पे हमारी कॉमन इमीटर वोल्टेज है। फिर फोर्थ ऑप्शन है VCE वेज IC, IC क्या है, कलेक्टर करंट, और VCE क्या है, कॉमन इमीटर वोल्टेज है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर 4 जो है VCE वेज IC, ये क्या होगा इसमें बच्चा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी हमारे जो क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर जो है ट्रांजिस्टर बायसिंग उसी के चल रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर
एज एन एम्पलीफायर नोन एज, यानी कि जो ट्रांजिस्टर है उसको जब हम एम्पलीफायर की फॉर्म में जानते हैं तो उस कंडीशन में जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसको क्या कहेंगे, यानी कोई ट्रांजिस्टर है वो वर्क किसकी फॉर्म में कर रहा है, एम्पलीफायर की फॉर्म में वर्क कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, क्विसेंट पॉइंट बोलते हैं। ये भी आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्विसेंट पॉइंट यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ना ही कट ऑफ पॉइंट, ना ही सैचुरेशन पॉइंट और ना ही फ्लूडिंग पॉइंट। फर्स्ट है क्विसेंट पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, क्विसेंट पॉइंट कहलाएगा, याद रखना है आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, सभी क्वेश्चंस आपके लिए छांटे हुए हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से, इसलिए ऐसे मत सोचना कि कुछ किसी लैंग्वेज में आ रहे हैं कुछ किसी लैंग्वेज में आ रहे हैं। बाकी बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि आपके रिपीटेडली पूछे गए हैं कई बार यूनिवर्सिटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इन हाउ मैनी रीजन्स कैन द बायस्ड ट्रांजिस्टर वर्क, यानी कि कितने रीजन में जो ट्रांजिस्टर बायस है वो वर्क करता है, तो ये करता है हमारा 3 रीजन्स में। तो इसमें अपना ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको वो भी कराई थी, आपको याद हो तो डायग्राम भी बनाया था कि एक ट्रांजिस्टर है फिर नेक्स्ट उनके बीच में क्या करते हैं, बहुत सारे अदर कनेक्शंस का यूज करते हैं। तो हम मोस्टली जो ज्यादातर हम करते हैं तो कितने ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, 3 ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, 3 से ज्यादा का यूज नहीं करते। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ बाइसिंग प्रोवाइड्स द बेस्ट ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबिलिटी, यानी कि इनमें से बाइसिंग का कौन सा मेथड है जो कि क्या करता है, बेस्ट ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब बाइसिंग के मैंने आपको टोटल आई थिंक 5 मेथड्स बताए थे। एक तो बेस बायस था, एक फिक्स्ड बायस था, एक आपका वोल्टेज डिवाइडर बायस था, एक कलेक्टर टू बेस बायस था, एक और था आपका, तो कुल मिलाकर के 5 मेथड्स मैंने आपको बताए थे। तो इनमें से पूछ रहा है कि सबसे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ बाइसिंग प्रोवाइड द बेस्ट ऑपरेटिंग पॉइंट, यानी कि कौन सा बाइसिंग का मेथड जो है वो सबसे अच्छा ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2 बैटरी बायस, सेकंड है कलेक्टर टू बेस बायस, थर्ड है फिक्स्ड बायस और फोर्थ है सेल्फ बायस। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है सेल्फ बायस, वो क्या हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि इफ बायसिंग इज नॉट डन इन एन एम्पलीफायर सर्किट इट रिजल्ट्स इन, यानी कि यदि एम्पलीफायर सर्किट में बायसिंग ना हुई हो, अगर किसी भी एम्पलीफायर सर्किट में बायसिंग ना हुई हो तो उस कंडीशन में क्या रिजल्ट मिलेगा कि अ डिक्रीज इन द बेस करंट में कुछ डिक्रीजनेस आएगी, नहीं। सेकेंड है एक्सेसिव कलेक्टर बायस, ये भी नहीं। थर्ड है अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, जी बिल्कुल, आपको एम्पलीफिकेशन मैंने 2 टाइप्स का बताया था, एक फेथफुल एम्पलीफिकेशन और एक अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। तो अगर ट्रांजिस्टर में कोई भी अगर किसी भी एम्पलीफायर सर्किट में कोई भी बाइसिंग ना हुई हो तो उसको कहेंगे हम अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, और अगर बाइसिंग हुई हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेथफुल एम्पलीफिकेशन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि अगर एम्पलीफायर सर्किट में कोई भी बाइसिंग ना हुई हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बच्चा अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल बायस, ये भी आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि इनमें से कौन सा बायस जो है उसको हम यूनिवर्सल बायस कहते हैं। तो फर्स्ट एमीटर बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस, बेस बायस या फिर कलेक्टर बायस या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना है कि जो वोल्टेज डिवाइडर बायस है ये हमारा कैसा है, यूनिवर्सल बायस होता है। और एक बात को ध्यान रखना बच्चों कि ये हमेशा वोल्टेज डिवाइडर बायस के नाम से नहीं आता, कभी कभी आपको किस नाम से बोल देते हैं कि पोटेंशियल डिवाइडर बायस। तो पोटेंशियल डिवाइडर बायस बोले या ऑप्शन में वोल्टेज डिवाइडर बायस हो, दोनों में से एक ही मिलेगा, साथ में दोनों के दोनों नहीं मिलेंगे, या तो पोटेंशियल मिलेगा या वोल्टेज। तो आपको देख लेना है कि अगर वोल्टेज डिवाइडर बायस मिल रहा है तो उस पे, और पोटेंशियल डिवाइडर बायस मिल रहा है तो उस पे, दोनों एक ही चीज है, कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर बायसिंग रिप्रेजेंट कंडीशंस, जो ट्रांजिस्टर बायसिंग है वो किन कंडीशंस को रिप्रेजेंट करती है, एसी, सेकंड है डीसी, सी है, थर्ड है बोथ एसी एंड डीसी और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। जो ट्रांजिस्टर बायसिंग है वो बच्चा किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारा डीसी कंडीशंस को रिप्रेजेंट करती है। ये बात मैं आपको लिखा भी चुकी हूं, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन बाय अ ट्रांजिस्टर सर्किट द वैल्यू ऑफ VBE, यानी कि बेस इमिटर वोल्टेज की जो वैल्यू है किसके लिए, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए फेथफुल एम्पलीफिकेशन, मतलब जो ट्रांजिस्टर सर्किट है उसमें क्या हो रहा है, फेथफुल एम्पलीफिकेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो बेस इमिटर वोल्टेज है उसके लिए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए बेस इमिटर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो फर्स्ट है B 0.01 वोल्टेज, थर्ड है नॉट फॉल बिलो 0.7 वोल्टेज, बी बिटवीन 0 वोल्ट एंड 0.1 वोल्ट। तो ये भी मैंने आपको लिखाया हुआ है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए जो बेस इमिटर वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0.7 वोल्ट होती है, तो यानी कि इससे कम नहीं जानी चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड नॉट फॉल बिलो 0.7 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, द सर्किट दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इज। देखो बच्चा, अभी जो मैंने आपको बता रही थी वो वोल्टेज डिवाइडर बायस वाला और पोटेंशियल डिवाइडर बायस वाला, वो सेम यही वाला क्वेश्चन है, सेकंड मैंने डाल दिया था। तो देखो क्या है कि द सर्किट दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, यानी कि वो सर्किट जो कि क्या करता है, बहुत अच्छे से स्टेबलाइजेशन, ऑपरेटिंग पॉइंट का जो स्टेबलाइजेशन है उसको प्रोवाइड कराता है। तो वो कौन सा होता है, हमारा बेस रेजिस्टर बायस कहलाता है, कलेक्टर फीडबैक बायस, पोटेंशियल डिवाइडर बायस एंड नन ऑफ द अबव। तो कौन सा होगा, पोटेंशियल डिवाइडर बायस। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एन आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर इज, जो स्टेबिलिटी फैक्टर होगा उसकी जो आइडियल वैल्यू है वो क्या होगी, 100, 200, मोर देन 200 या 1। तो जो सबसे छोटा है वो ही क्या है, आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि 1। तो आपको याद रखना है कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर की आइडियल वैल्यू यानी कि जो आदर्श मान है स्टेबिलिटी फैक्टर का, उसका जो मान है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द डिसएडवांटेज ऑफ बेस रेजिस्टर मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। और हाँ, इनकी जो नंबरिंग है ना क्वेश्चंस पे, उन पे मत जाना कि किसी में कुछ पड़ी हुई है, किसी में कुछ नंबरिंग पड़ी हुई है। सब क्वेश्चंस अलग अलग से कलेक्ट किए हुए हैं, तो ये किसी में किसी की नंबरिंग है और किसी में किसी की। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका बीएससी है उसके अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल निकाले हैं, तो इसलिए नंबरिंग पे मत जाना कितनी आगे पीछे हो रहे हैं। तो क्वेश्चन है द डिसएडवांटेज ऑफ बेस रजिस्टर मेथड। जो बेस रजिस्टर मेथड है इसकी ट्रांजिस्टर बायसिंग की जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है, कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये सेंसिटिव है जो कि चेंज का होता है किसमें, बीटा में, ये प्रोवाइड कराता है हाई स्टेबिलिटी को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है कि सेंसिटिव टू चेंजेस इन बीटा, ये क्या होगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्या है, इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट द डिसएडवांटेज ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बायस इज दैट इट हैज, जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर बायस है इसकी डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है हाई स्टेबिलिटी फैक्टर, लो बेस करंट, या मैनी रेजिस्टर्स, या नन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है क्या, 2 बातें हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस के बारे में, कि एक तो ये कि ये कैसा है, हमारा यूनिवर्सल बायस है, और दूसरा क्या है कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स का यूज हुआ है। ये क्या है, इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो मैनी रेजिस्टर्स का इसमें यूज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, थर्मल रनअवे अकर्स व्हेन। जो थर्मल रनअवे है वो कब मिलता है, व्हेन, जब फर्स्ट है कलेक्टर इज रिवर्स बायस्ड, कलेक्टर रिवर्स बायस हो, ट्रांजिस्टर में कोई भी बायसिंग ना हो रही हो, थर्ड है इमीटर इज फॉरवर्ड बायस, इमीटर फॉरवर्ड बायस हो, या फोर्थ है जंक्शन कैपेसिटेंस इज हाई, जंक्शन कैपेसिटेंस क्या हो, हाई हो। तो इसमें देखिएगा हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है कि ट्रांजिस्टर इज नॉट बायस्ड व्हेन वी विल गेट थर्मल रनअवे। हमें थर्मल रनअवे कब प्राप्त होता है, जब ट्रांजिस्टर क्या हो, बायस ना हो। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट VCE इज इक्वल्स टू। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में जो VCE है, कॉमन इमिटर वोल्टेज, वो किसकी इक्वल होगी, VCB प्लस। अब इसमें देखो, इसको ना याद रखने का आपको एक ट्रिक मैं बता रही हूँ। VCB, CB क्या है हमारे पास में, कॉमन बेस वोल्टेज है,
तो आप यहाँ से देखोगे कि सी बी हमें मिल रहा है, हमें क्या चाहिए, सीई चाहिए, सीई चाहिए और हमें सी बी मिल रहा है। तो हमें और किसकी जरूरत है, यहाँ से अगर आप देखोगे हमें कैंसिल होने के लिए एक तो बी चाहिए और एक हमारे पास में ई चाहिए जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। अगर हम बी से बी कैंसिल कर दे तो सी मिल जाएगा। लॉजिक मत ढूंढना, एक आइडिया बता रही ताकि आपको ये याद रहे अच्छे से कि मान लिया हमने कहा VCB प्लस अगर हम VCB में VCE जोड़ दे, सॉरी VBE जोड़ दे, तो देखो B से B कैंसिल करो तो क्या मिलेगा, CE मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो इसके थ्रू आप याद रख सकते हो, छोटी सी ट्रिक है, इसमें भी लॉजिक मत ढूंढने लग जाना कि दी ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है VBE वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो भी 2 नहीं लेना, 5 नहीं लेना, सिर्फ 1, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस रजिस्टर मेथड इज जनरली यूज्ड इन। जो बेस रजिस्टर मेथड है वो जनरली किस में यूज किया जाता है, एम्पलीफायर सर्किट में, स्विचिंग सर्किट में, रेक्टिफायर सर्किट में, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपको याद रखना है कि बेस रजिस्टर मेथड का मोस्टली यूज हम किस में करते हैं, स्विचिंग सर्किट में करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फॉर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर VCE शुड डैश फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए जो कॉमन इमिटर वोल्टेज होती है उसकी फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 0.7 वोल्टेज से कम होनी चाहिए। याद रखना, भले ही उसमें सिलिकॉन के लिए पूछी थी लेकिन उसमें किसके लिए पूछ रखा था, बेस इमिटर वोल्टेज के लिए पूछ रखा था, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ अ कलेक्टर फीडबैक सर्किट बाय सर्किट। ये भाई हमारे नेक्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस आ गए हैं, जो हमारी सेकंड यूनिट है एम्पलीफायर वाली उसके चल रहे हैं कि द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ अ कलेक्टर फीडबैक बाय सर्किट इज दैट ऑफ बेस रजिस्टर बायस। यानी कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर है किसका, कलेक्टर फीडबैक बायस सर्किट का, वो क्या है कि ऑफ बेस रजिस्टर बायस का क्या है वो। फर्स्ट है द सेम एज, मोर देन, लेस देन या नन ऑफ द अबव। तो वो कैसा है, उससे कम है। यानी कि जो बेस रजिस्टर बायस है उसका जो फीडबैक बायस सर्किट है कलेक्टर ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर से कैसा है, कम है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है लेस देन, वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट IC इंक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ कॉमन इमिटर वोल्टेज। यानी कि अगर कलेक्टर करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में जो कॉमन इमिटर वोल्टेज है इसकी वैल्यू क्या होगी, सीधी सी बात है, अगर कलेक्टर करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज क्या होगी हमारी, सीधी सी बात है क्या होगी, कम होगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ VCE। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में जो VCE है उसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी 3 जो है इज डिक्रीज्ड, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर अ बेस रजिस्टर बायस इज। यानी कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू होती है बेस रजिस्टर बायस के लिए वो कितनी होती है, आप सभी को पता है 1 प्लस बीटा होती है, डेरिवेशन भी मैंने आपको प्रूफ कराया हुआ है। तो इसमें तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कुछ और नहीं देखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिटी गेन एम्पलीफायर ऑल्सो नॉन, व्हाट इज यूनिटी गेन एम्पलीफायर ऑल्सो नॉन एज। यानी कि यूनिटी गेन एम्पलीफायर जो उसको और किस नाम से जाना जाता है, वोल्टेज फॉलोअर, कॉम्परेटर, सिंगल साइडेड या डिफरेंशियल। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वोल्टेज फॉलोअर वो ही क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अ पुश पुल एम्पलीफायर इज यूज्ड फॉर। थ्योरी में मैंने आपको नहीं कराया बट ऑब्जेक्टिव में आपको देखना है कि जो पुश पुल एम्पलीफायर है उसका यूज हम किस लिए करते हैं, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन में, करंट एम्पलीफिकेशन में, RF सिग्नल एम्पलीफिकेशन में या पावर एम्पलीफिकेशन में। तो किसका यूज कहा है इन्होंने, पुश पुल एम्पलीफायर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पुश पुल एम्पलीफायर होते हैं इनका यूज हम किस में करते हैं, पावर एम्पलीफायर्स में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें आपका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द नॉइज फैक्टर ऑफ एन आइडल एम्पलीफायर इज। यानी कि आइडल एम्पलीफायर के लिए जो नॉइज फैक्टर है वो कितना होता है, 0 डेसिबल का होगा। 0 डेसिबल पे कोई भी नॉइज क्रिएट नहीं होगा।
तो इसमें तो 3 ऑप्शंस नहीं देखने, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 0 डेसिबल वो ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफिशियंसी ऑफ अ क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर इज, यानी कि जो क्लास बी का पुश पुल एम्पलीफायर है उसकी इफिशियंसी कितनी होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है 75 to 80% होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है व्हेन एम्पलीफायर्स आर कास्केडेड, जब एम्पलीफायर्स क्या हो, कास्केडेड हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, द गेन ऑफ ईच एम्पलीफायर इज इंक्रीज्ड, यानी कि प्रत्येक एम्पलीफायर का गेन इंक्रीज होगा। अ लोअर सप्लाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, सेकेंड है कि एक लोअर वोल्टेज सप्लाई की आवश्यकता होगी। थर्ड है द ओवरऑल गेन इज इंक्रीज, हाँ ये वाला सही है हमारा। क्या होता है कि जब एम्पलीफायर क्या होते हैं, कास्केडेड होते हैं, तो उस कंडीशन में जो ओवरऑल गेन है यानी कि जो कुल लाभ है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अ कपलिंग कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर, एम्पलीफायर में जो कपलिंग कैपेसिटर है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं, ए है मैच द इम्पीडेंसेस, बी है प्रिवेंट डीसी मिक्सिंग विद द आउटपुट। तो जो हमारा बी ऑप्शन है कि क्या करता है कि जो रोकता है किसको, डीसी मिक्सिंग विद द आउटपुट, आउटपुट के साथ में जो डीसी है वोल्टेज उसकी मिक्सिंग को रोकता है, कौन, एम्पलीफायर में जो कपलिंग कैपेसिटर होता है वो, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द आरसी कपलिंग इज नॉर्मली यूज्ड इन ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बिकॉज, कि जो आरसी कपलिंग है उसका हम साधारण रूप से ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में यूज करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज, क्योंकि फर्स्ट है इट प्रोवाइड्स एन आउटपुट सिग्नल इन फेज विद इनपुट सिग्नल, नहीं जी। सेकेंड है इट नीड्स लो वोल्टेज डीसी सप्लाई, नहीं। सी है इट हैज ऑलमोस्ट कांस्टेंट गेन इन ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, तो ये मैंने आपको बताया हुआ भी है कि ये क्या रखता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट गेन रखता है, किसमें, ऑडियो फ्रीक्वेंसी में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में आरसी कपलिंग का ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द गेन ऑफ एन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, कि जो गेन होगा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का वो क्या होगा, इंक्रीज एट लो फ्रीक्वेंसीज, लो फ्रीक्वेंसीज पे कैसा होगा, इंक्रीज होगा। सही बात है बिल्कुल कि जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है उनका जो गेन होगा वो क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी पे बढ़ेगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए ही जो है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर द पर्पज ऑफ इमीटर कैपेसिटर इज, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में जो इमीटर कैपेसिटर लगाते हैं उसका क्या यूज होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है लगाने का, टू अवॉइड फॉल इन वोल्टेज गेन, तो इसलिए को हम किस लिए लगाते हैं, ताकि वोल्टेज गेन में फॉल, गिरावट ना हो। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में जो निगेटिव फीडबैक होते हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीज द गेन, इंक्रीज द गेन, स्टेबलाइज द गेन, या नन ऑफ द अबव। जो निगेटिव फीडबैक होते हैं एम्पलीफायर में वो क्या कर देते हैं, गेन को डिक्रीज कर देते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर्स में जो मैंने आपको बताया, अच्छा ये वाली यूनिट मैंने आपको कराई नहीं, अभी 3rd यूनिट के स्टार्ट हो गए, जो है फीडबैक एम्पलीफायर्स, उसके क्वेश्चंस चल रहे हैं ये। तो आज आपको स्टार्टिंग वाली तो वीडियो मिल ही जाएगी, हाफ की मतलब जो आपकी 7th यूनिट है उसका हाफ, उसकी वीडियो मिल जाएगी, एक रह जाएगा, वो कोशिश करूंगी कल दिन में आपको सुबह के टाइम प्रोवाइड करा दूं अगर ठीक रही तबियत तो क्वेश्चन है कि निगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में जो निगेटिव फीडबैक है वो क्या करता है, सीधी सी बात है वो गेन को डिक्रीज करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। जो पॉजिटिव आपको याद रखना है, सबसे पहले हल्का सा ना समझ लीजिए बीच में, फीडबैक क्या होता है, फीडबैक होता है कि मान लो हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, तो उस आउटपुट को इनपुट के रूप में देना ही क्या कहलाता है, फीडबैक। फीड का मतलब क्या होता है, खिलाना, और बैक का मतलब क्या होता है, दोबारा से। तो मान लिया कोई भी सिस्टम है, उससे हमें क्या मिला, इनपुट सिग्नल दिया, हमें क्या मिल गया, आउटपुट सिग्नल मिल गया, तो उस आउटपुट सिग्नल को दोबारा से इनपुट में देना, ठीक है, इनपुट की फॉर्म में देना क्या कहलाता है, फीडबैक। फीडबैक एम्पलीफायर है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक तो निगेटिव फीडबैक और एक पॉजिटिव फीडबैक। हल्का सा समझ लीजिए, निगेटिव फीडबैक क्या होता है कि मान लिया हमें आउटपुट मिला, ठीक है, हमने आउटपुट को इनपुट की फॉर्म में डाला,
तो जो हम इनपुट हम दे रहे हैं ना, वो हमें किससे प्राप्त हुआ, आउटपुट से ले रहे हैं वो इनपुट हम दे रहे हैं। तो अगर वो क्या करे, इनपुट सिग्नल के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि वो कैसा है, पॉजिटिव फीडबैक है। और अगर इनपुट सिग्नल के मैग्नीट्यूड को वो रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम कि कैसा है, निगेटिव फीडबैक है। ठीक है, तो ये सीधी दो बातें हैं। एक इनमें जो हमारा निगेटिव फीडबैक है इसकी मोस्टली क्या है, एडवांटेजेस हैं, जबकि जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक है इसकी क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं। अब एक बार नॉर्मली समझ लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आए कि जो हमारा निगेटिव फीडबैक होता है इसकी हमारी क्या क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहली बात तो इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होता। दूसरी बात कहते हैं बहुत कम नॉइजी होता है, यानी कि नॉइज क्रिएट नहीं करता। तीसरी बात, इसमें स्टेबिलिटी हाई होती है। बस ये क्या करता है, गेन को डिक्रीज करता है, इतनी सी बात है। ठीक है, लेकिन जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक है उसमें हमारा डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, इनस्टेबिलिटी होगी। जो निगेटिव फीडबैक है उसमें स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, इनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ज्यादा डिस्टॉर्शन प्रोवाइड कराता है और गेन को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। बस इसका ये बेनिफिट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन हमारा यही है इसमें कि जो निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में वो क्या करता है, डिक्रीज गेन एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा और गेन को डिक्रीज कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इमिटर फॉलोअर एम्पलीफायर इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज, यानी कि जो इमिटर फॉलोअर एम्पलीफायर है उसको वाइडली यूज किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में। क्यों किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है इसमें इट्स वोल्टेज गेन इज लेस देन यूनिटी, नहीं। सेकंड है इट्स वोल्टेज गेन इज हाई, नहीं। सी है इट हैज नो बाईपास कैपेसिटर, नहीं। डी है इट्स इनपुट इम्पिडेंस इज वेरी हाई एंड आउटपुट इम्पिडेंस इज वेरी लो। बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा इमिटर फॉलोअर एम्पलीफायर होता है उसको हम वाइडली यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में। क्यों करते हैं, क्योंकि जो इसका इनपुट इम्पिडेंस होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है, और जो आउटपुट इम्पिडेंस होता है वो कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फीडबैक सर्किट यूजुअली एम्प्लॉयज अ नेटवर्क। जो फीडबैक सर्किट है उसमें मोस्टली हम जिस नेटवर्क का यूज करते हैं वो कौन सा होगा, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा होता है, वो रेजिस्टिव होता है। जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, द वैल्यू ऑफ निगेटिव फीडबैक फ्रैक्शन इज ऑलवेज। जो निगेटिव फीडबैक फ्रैक्शन है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है, लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1 या नन ऑफ द अबव। तो क्या होती है, हमेशा 1 से कम रहती है, 1 से कम रहती है। क्या, निगेटिव फीडबैक फ्रैक्शन की मान जो होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना लेस देन 1। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन निगेटिव वोल्टेज फीडबैक इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर, कि जब निगेटिव वोल्टेज फीडबैक किसी भी एम्पलीफायर में अप्लाई किया जाता है तो इसका जो वोल्टेज गेन है वो क्या हो जाता है, वोल्टेज गेन हमेशा क्या होगा, रिड्यूस होगा। आपको बताया मैंने अभी कि जो हमारा निगेटिव फीडबैक है, निगेटिव फीडबैक क्या करता है, गेन को रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीज करता है। तो ये चीज कही है कि जब निगेटिव वोल्टेज फीडबैक को हम किसी भी एम्पलीफायर में अप्लाई करेंगे तो उसका जो वोल्टेज गेन है वो क्या होगा। तो निगेटिव फीडबैक का काम क्या है, अभी बताया आपको कि क्या कर देगा, गेन को रिड्यूस करेगा। सो रिड्यूस करेगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निगेटिव फीडबैक, जो निगेटिव फीडबैक है क्या करता है, फर्स्ट है इंक्रीज द इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस, बी है इंक्रीज द इनपुट इम्पीडेंस एंड बैंडविड्थ, सी है डिक्रीज द आउटपुट इम्पीडेंस एंड बैंडविड्थ, डी है नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन, इसमें जो हमारा खत्म से कि जो निगेटिव फीडबैक है वो क्या करता है, तो ये हमारा इनपुट इम्पीडेंस को बढ़ाएगा और बैंडविड्थ को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज द इनपुट इम्पीडेंस एंड बैंडविड्थ, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको पता नहीं चलेंगे, ये हमारी जो थर्ड यूनिट है सेकंड बुक की, यानी कि टोटल बात करें तो 7th यूनिट है। अगर किसी के पास कंबाइंड बुक होगी तो आप में से, तो उसके क्वेश्चंस चल रहे हैं। नेक्स्ट है, अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज हाई आउटपुट इम्पीडेंस। जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होते हैं वो क्या रखते हैं, हाई आउटपुट
इम्पिडेंस रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट है इमिटर इज हैविली डॉप्ड, कलेक्टर हैज रिवर्स बायस, कलेक्टर इज वाइडर देन इमिटर और बेस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है कलेक्टर हैज रिवर्स बायस, वो क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी कि जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होते हैं वो हाई आउटपुट इम्पिडेंस रखते हैं, क्यों, क्योंकि जो कलेक्टर होता है वो कैसा होता है, उसमें रिवर्स बायस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, एन एम्पलीफायर हैज अ पावर गेन ऑफ 100, इट्स डेसिबल गेन इज, इसका डेसिबल गेन जो है वो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है 10B, बी है 20B, सी है 40dB, डीबी मतलब डेसिबल, डी है नन ऑफ द अबव। तो क्या पूछा इन्होंने कि एक एम्पलीफायर का पावर गेन 100 है तो इसका डेसिबल गेन कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20 डेसिबल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको जहां पे मैंने गेन लिखाए थे, पावर गेन, वोल्टेज गेन वगैरह, वहां पे आपको अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं, एक बार वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, पीछे बोर्ड भी नहीं है कि मैं खड़े होकर आपको समझा दूं, दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, तो इस वजह से एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द निगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर लीड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कि जो निगेटिव फीडबैक है एम्पलीफायर में वो किसको लीड करता है इनमें से, इंक्रीज इन करंट गेन, इंक्रीज इन वोल्टेज गेन, डिक्रीज इन वोल्टेज गेन, या डिक्रीज इन बैंडविड्थ। तो आपको अभी बताया निगेटिव जो फीडबैक होता है उसका वर्क क्या होता है कि वोल्टेज गेन को डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो इसलिए इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर C3 है, डिक्रीज इन वोल्टेज गेन, ये क्या हो जाएगा बच्चा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्टली रिपीटेड और पूछा गया क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है, एज पर बार्क-हुसेन क्राइटेरियन फॉर ऑसिलेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लूप गेन BA मस्ट बी। ये सभी जो चल रहे हैं ना, ये आपके 7th यूनिट के चल रहे हैं फीडबैक एम्पलीफायर्स में। एक तो आपका फीडबैक ही होगा और एक ऑप्शन इसमें है ऑसिलेटर्स का। तो अब फीडबैक का तो खत्म हो गया, यहाँ से ऑसिलेटर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। इन्होंने क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बार्क-हुसेन क्राइटेरियन ऑसिलेशन के लिए जो बार्क-हुसेन क्राइटेरिया होता है उसमें जो मैग्नीट्यूड होता है लूप गेन BA का वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, या इक्वल टू 1.5। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है इक्वल टू 1, वो क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी कि 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट है वो सत्य है। फर्स्ट है, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर इज अ कंपैरेटर विद VREF इज इक्वल्स टू 0। बी है, एन अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज यूज्ड टू जनरेट पल्सेस ऑफ डिजायर्ड ड्यूरेशन। सी है, द फेज शिफ्ट एंड विंड ब्रिज आर कॉमनली यूज्ड sine wave oscillators for radio frequency. D है, the frequency of a square wave generator is independent of trigger levels of comparator. E है, a triangular wave can be generated by integrating a square wave, and choose the correct answer from the options given below। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा तो आपको देख लेना है। इनमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए था, क्या था ये ऑप्शन, कि जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर इज अ कंपैरेटर विद VREF इज इक्वल्स टू 0। एक तो हमारा इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चा, और एक इसमें जो ई ऑप्शन है, अ ट्रायंगुलर वेव कैन बी जनरेटेड बाय इंटीग्रेटिंग ऑफ अ स्क्वायर वेव, यानी कि स्क्वायर वेव को इंटीग्रेट करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगुलर वेव जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा A एंड E, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, वो क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अकॉर्डिंग टू बार्क-हुसेन क्राइटेरियन इन पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी met in order to get continuous undamped output from the circuit, where AB represents feedback factor and AB denotes voltage gain। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो 4 तो आपका ऑप्शन है AB into AB is equals to 1, ये क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही कंडीशन होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर कॉमन इमीटर सर्किट इज गिवन बाय ट्रीटिंग बेस करंट कांस्टेंट। तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, S इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड इन, पॉजिटिव फीडबैक का यूज हम किस में करते हैं, ऑसिलेटर्स में, हाई गेन एम्पलीफायर्स में, रेगुलेटर्स में या फिल्टर्स में। तो किस में करते हैं हम, ऑसिलेटर्स में यूज करते हैं किसका, पॉजिटिव फीडबैक। एम्पलीफायर्स में मोस्टली यूज करते हैं हम किसका, देखो निगेटिव और पॉजिटिव दो टाइप के फीडबैक मैंने आपको बताए, तो आपको ध्यान रखना है कि जो निगेटिव फीडबैक है इसका मोस्टली यूज करते हैं एम्पलीफायर्स में, जो पॉजिटिव फीडबैक है इसका हम कभी कभी सैडमली यूज करते हैं एम्पलीफायर्स में, क्योंकि इसमें क्या मोस्टली डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। तो इसलिए जो पॉजिटिव फीडबैक होता है उसका यूज हम जनरली कहाँ करते हैं, ऑसिलेटर्स में करते हैं। ध्यान रखना है, निगेटिव फीडबैक का एम्पलीफायर्स में, पॉजिटिव फीडबैक का ऑसिलेटर्स में करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टेबिलिटी फैक्टर विद स्टैंडर्ड नोटेशंस, यानी कि चार ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन सा जो है स्टेबिलिटी फैक्टर के रिगार्डिंग सही है बिल्कुल। तो आप देख लीजिए, हमें पता है लीकेज करंट का कलेक्टर करंट के साथ में जो रेशियो होता है वो ही क्या होता है, हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर होता है। तो देख लीजिए कौन सा है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन से वाला है, SiCO किसके इक्वल होगा, कलेक्टर करंट का जो रेशियो है किसके साथ में, कलेक्टर लीकेज करंट जो है उसके साथ में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में ही हार्टले ऑसिलेटर, ये आपका थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हार्टले ऑसिलेटर इज ये कैसा ऑसिलेटर है, जो हार्टले ऑसिलेटर है ये कैसा ऑसिलेटर है, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, स्टेबल फ्रीक्वेंसी या रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। तो आपको याद रखना है ये कैसा है बच्चा, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। कौन सा, H से हाई और H से हार्टली, कि हार्टली ऑसिलेटर कैसा है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्टले ऑसिलेटर इज कॉमनली यूज्ड इन, हार्टले ऑसिलेटर का हम साधारण रूप से यूज कहाँ करते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं, रेडियो रिसीवर्स में, रेडियो ट्रांसमीटर्स में, टीसी रिसीवर्स में, टीसी ट्रांसमीटर्स में। तो इसको आपको ध्यान रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, रेडियो रिसीवर्स में ही क्या करते हैं हम, हार्टले ऑसिलेटर का सामान्य रूप से यूज करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे यूनिट 3 तक के कंप्लीट हो गए। इसमें एक दो और देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन है आपके सामने, ऑसिलेटर इज ऑसिलेटर क्या है, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर, निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, आइदर फीडबैक एम्पलीफायर, सिंपल एम्पलीफायर। तो अभी मैंने आपको बताया जो ऑसिलेटर है इसमें मोस्टली किसका यूज करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक का। तो ये कैसे होता है, हमारा पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्कहुसेन क्राइटेरियन इज, बार्कहुसेन क्राइटेरियन क्या कहता है कि ए बीटा इज इक्वल्स टू -1, ए बीटा इज इक्वल्स टू 0 या इज इक्वल्स टू 1 या इज इक्वल्स टू 2। तो आपको याद रखना है बार्कहुसेन क्राइटेरियन क्या कहता है, ए बीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ही, एन ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ, कि एक ऑसिलेटर जो होता है उसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है, टैंक सर्किट, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, फीडबैक सर्किट या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है तीनों ही होते हैं किसमें, ऑसिलेटर में, एक टैंक सर्किट भी होगा, फीडबैक सर्किट भी होगा और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्टले ऑसिलेटर इज गिवन बाय, 4 ऑप्शंस आपके सामने आपसे पूछ रहा है कि जो हार्टले ऑसिलेटर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी है 1/2π √L1 + L2 + 2m × C। ये क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ, जो इलेक्ट्रॉन गन होती है उसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है, इलेक्ट्रॉन इमीटर, इंटेंसिटी कंट्रोल, फोकस कंट्रोल या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी कंसिस्ट होते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन गन के अंदर। इलेक्ट्रॉन इमीटर भी होता है, फोकस कंट्रोल भी होता है, इंटेंसिटी कंट्रोल भी होता है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं जो आपकी 4th यूनिट है बच्चा, फाइबर ऑप्टिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो सभी क्वेश्चंस जो आपको कराए जा रहे हैं वीडियो में वो सभी आपको अच्छे से अपने तैयार करके जाने, थ्योरी तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है,
तो क्वेश्चन है इन ऑप्टिकल फाइबर्स फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन। ऑप्टिकल फाइबर्स में जो निम्नलिखित स्टेटमेंट है वो दिए गए हैं, ए बी सी डी। ई है मटेरियल डिस्पर्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ लैम्डा वेवलेंथ। 5 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो बच्चा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1/vs इज इक्वल टू दिस, नहीं। बी भी आपका इसमें जो होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 ACE ये ही क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ये 3 स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही दिए हुए हैं। 1/vs इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2πc इंटू dB अपॉन d लैम्डा। डी है सॉरी सी ऑप्शन है इसमें, d इज इक्वल टू माइनस की 2πc अपॉन पाई स्क्वायर बीटा 2। और ए ऑप्शन है इसका मटेरियल डिस्पर्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। फाइबर ऑप्टिक पावर मीटर्स हैव इनपुट फॉर अटैचिंग फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर एंड डिटेक्टर। यानी कि जो फाइबर ऑप्टिक पावर मीटर्स होते हैं उनमें इनपुट जो होता है वो किससे अटैच होता है, फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्टर एंड डिटेक्टर से। तो ये किससे कनेक्ट होगा, गामा रेज से, लाइट रेज से, एक्स रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से। तो ये किससे कनेक्ट होते हैं, लाइट रेज से कनेक्ट होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ऑप्टिकल फाइबर्स द रेले स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू। रेले स्कैटरिंग किसके प्रोपोर्शनल होती है, किसमें, ऑप्टिकल फाइबर्स में 1/लैम्डा 1/लैम्डा ये होती है 1/लैम्डा की पावर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द फिनोमिनन ऑफ। जो ऑप्टिकल फाइबर है इसका जो फिनोमिना है वो किस पे वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहला ही ऑप्शन सही दे दिया। ये किस पे वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाकी के जो 3 है पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ये आपको छोड़ दो, इनको देखना ही नहीं है क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया, करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ऑप्टिक फाइबर्स आर यूज्ड इन। जो ऑप्टिक फाइबर्स हैं उनका यूज किसमें करते हैं, कैट स्कैन्स में, एक्सरे फोटोज में, अल्ट्रासाउंड स्कैन्स में, डी एंडोस्कोपी में। तो किसमें करते हैं, एंडोस्कोपी में इसका यूज करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द टाइप ऑफ इंटरकनेक्शन केबल दैट हैज द हाईएस्ट बैंडविड्थ इज द। यानी कि जो टाइप ऑफ इंटरकनेक्शन केबल होता है दैट हैज, जो कि क्या रखता है, हाईएस्ट बैंडविड्थ रखता है, वो कौन सा होगा, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ओपन वायर केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा करेक्ट होगा। कौन सा होगा, वो फाइबर ऑप्टिक केबल होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइबर इज प्रेफर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए किस फाइबर का यूज किया जाता है, स्टेप इंडेक्स, सिंगल मोड फाइबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, या स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, या ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो किसका यूज करते हैं, स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर का। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये बहुत। नेक्स्ट है इन एन ऑप्टिकल फाइबर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग मटेरियल शुड बी। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है किसका, क्लैडिंग मटेरियल का, वो क्या होना चाहिए, नियरली यूनिटी, वेरी लो, लेस देन दैट ऑफ द कोर, या मोर देन दैट ऑफ द कोर। तो क्या होना चाहिए, कोर से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें लेस देन दैट ऑफ द कोर, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड अंडरगोज एन एब्रप्ट चेंज एट द क्लैडिंग बाउंड्री विच इज नोन एज। किस नाम से जाना जाता है उसको, यूनिफॉर्म इंडेक्स फायर, स्केल इंडेक्स फायर, या ग्रेडेड इंडेक्स फायर, या स्टेप इंडेक्स फायर। तो किस नाम से जानते हैं उसको, हम स्टेप इंडेक्स फायर के फाइबर के नाम से जानते हैं। देखो बच्चे यूनिट आपने नहीं पढ़ी है, इसलिए सिर्फ आपको जितने भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सभी करा रही हूँ। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस पे नजर डाल करके जानी है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन लिंक लेड्स एंड ब्लेजर्स आर यूज्ड एज।
जो लेड्स होते हैं, जो लेजर्स होते हैं, उनका यूज किस लिए करते हैं हम? डिटेक्टर्स में, सोर्सेज में, रिपीटर्स में, एम्पलीफायर्स में। तो किसमें करते हैं? स्रोतों के रूप में करते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है सोर्सेज, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर इज यूज्ड टू, जो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होता है उसका यूज हम किस में करते हैं? रिड्यूस एब्जॉर्प्शन एंड रिजल्टिंग पावर लॉस, रिड्यूस डिस्पर्सन एंड देयर बाय इंक्रीजेस द डाटा रेट, इस्टेब्लिश सिक्योर कम्युनिकेशन या इंक्रीज द न्यूमेरिकल एपर्चर। तो किसमें करते हैं हम? रिड्यूस डिस्पर्शन एंड देयर बाय। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है रिड्यूस डिस्पर्शन एंड देयर बाय इंक्रीज द डाटा रेट, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन एडवांटेज और फाइबर ऑप्टिक्स केबल ओवर कोएक्सियल केबल इज, कोएक्सियल केबल के लिए जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है उसकी जो मेन एडवांटेजेस है, जो मुख्य लाभ है उसका, वो क्या होता है? इजी हैंडलिंग, लेस वेट, इजी टेस्टिंग या लो लॉस। तो क्या होता है? लो लॉस, यानी कि लॉस को कम करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो मेन एडवांटेजेस होती है किसकी? फाइबर ऑप्टिक केबल की, कोएक्सियल केबल पे, वो क्या होता है? हमारा लॉस को कम करना, इसका मुख्य लाभ होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबर ऑप्टिक केबल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज ऑलवेज डैश द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग, यानी कि फाइबर ऑप्टिक केबल की संरचना में, उसकी स्ट्रक्चर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो हमेशा कैसा होना चाहिए? जो क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट है लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन या नन ऑफ द अबव। तो कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, सो ग्रेटर देन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे आपकी चारों यूनिट से। फर्स्ट यूनिट थी आपकी ट्रांजिस्टर बायसिंग, फिर एम्पलीफायर्स थी इसमें नेक्स्ट यूनिट, फिर थर्ड थी फीडबैक एम्पलीफायर्स और फोर्थ थी फाइबर ऑप्टिक्स। तो सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आपको सभी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस, तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जिनका भी 9 में पेपर है, तो कल तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, 9 में सब्जेक्टिव पेपर है, वो स्टूडेंट्स टेंशन ना लें। और सब्जेक्टिव पेपर तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। कई दिन से तो दिक्कत आ रही है बहुत ही ज्यादा, वही कोशिश करेंगे। हाफ यूनिट हो गई, हाफ यूनिट अगर कल को हो जाती है तो 2 दिन में आपकी हाफ करके बाकी की 1 यूनिट जो बचती है फाइबर ऑप्टिक्स वाली, वो भी कवर कर लें। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें और अपना पेपर अच्छे से कर सके। पेपर कैसा जाएगा वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कल को। इस साइड से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।